भारत परिषद के सभी साथियों, सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं, भारत परिषद के स्थापना दिवस 29वें स्थापना दिवस में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पहला अवसर है कि जब हम बिल्कुल आपके साथ नहीं बैठे हैं, हम लोग अलग अलग बैठे हैं, लेकिन मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, बहुत सारे साथियों को। आप भी मुझे, आप सभी मुझे तो देख ही रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं। मैं आपकी बात भले न सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी भावनाओं से अवगत हूँ। सभी आप लोग आगे जुड़े, इसी भावना से जुड़े कि भारत परिषद के स्थापना दिवस का ये समारोह आप मना रहे। थोड़ी दिक्कत बैनर में आ रही है कि वो उल्टा लगा हुआ है, उस दिक्कत से न घबराइए। हम लोग बहुत सारे भारत परिषद के लोग अभी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और आगे हम बहुत जल्दी अपने को इसके लिए पूरी तरह तैयार कर लेंगे। अब ये जो ऑनलाइन हमने आपसे फेसबुक लाइव पे जो आपसे बात कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि कोरोना संकट है, और आप सभी साथियों जानते हैं कि संकट में से भारत परिषद के लोग घबराने वाले नहीं होते हैं। भारत परिषद के सभी नौजवान संकट में कोई न कोई रास्ता निकालते हैं, और हमने इस बार स्थापना दिवस में यद्यप हम लोग सम्मेलन जैसा पहले भव्यता से हम लोग सम्मेलन करते आए हैं, वो भव्यता पर सम्मेलन नहीं कर पाए, सब जगह एक जगह जुट नहीं पाए, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से हम इस ऑनलाइन फेसबुक पर लाइव आपसे जुड़े। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बात मैं आपको आज इस 29वें स्थापना दिवस बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस 28 साल का समय कोई लंबा कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। और 28 सालों में हमने देखिए क्या क्या नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो जो हम सोचते हैं, इस 28 साल का अनुभव बता रहा है कि जो जो भारत परिषद ने कार्यक्रम या जो उसकी योजनाएं बनाई, जो जो विचारधारा दिए, धीरे धीरे उन्हीं विचारधाराओं को आने वाली सरकारों ने उसको कोशिश करते हैं लागू करने की। लेकिन ये अलग बात है कि वो हमारे जो विचारधारा है, जो हमारा कार्यक्रम है, उसके शब्द तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी भावना को नहीं समझ पाते, उसकी भावना को नहीं पकड़ पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं उस कार्यक्रमों की इसकी भावना है। जैसे पहला उदाहरण मैं दूंगा कि हम लोगों ने जब 1992 में भारत परिषद का स्थापना किया और ये नारा दिया फिट इंडिया, ये भी था तब फिट इंडिया। इस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फिट इंडिया शब्द को हमने पहली बार जब 92 में ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में जाके दिया हम लोगों ने कि देश को ठीक करेंगे, उस फिट इंडिया शब्द को आदरणीय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन उस भाव को नहीं समझ पाए कि हम लोग किस भाव से फिट इंडिया में क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने फिट इंडिया हर व्यक्ति फिट हो जाए, मतलब स्वस्थ हो जाए। तब फिट इंडिया उनको ये भाव अगर हम लोगों का पकड़ लिए होते और जैसा हम फिट इंडिया कहते आ रहे हैं उस तरह के कार्यक्रम अगर भारत में देश को चलाते तो देश का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप देश किस हालात में पहुंच जाता। फिट इंडिया क्या था हमारा? हम फिट इंडिया कहना चाहते थे कि ये कार्यपालिका हमारी फिट हो जाए, विधायिका फिट हो जाए, न्यायपालिका भी ठीक हो जाए, हमारे अस्पताल ठीक से काम करने लगे, हमारे स्कूल अच्छे ढंग से चल जाएं, हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे की मदद करें, जिस तरह का अपराध खत्म हो जाए। हम लोग एक फिट इंडिया का एक पूरा व्यवस्था ऐसा बनाए थे जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि सारी जो संस्थाएं हैं जो देश के जो जनता के लिए काम कर रही हैं सभी ठीक ढंग से काम करने लगे हैं। हमारे देश के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, हमारे देश के लोग जो सरकारी के पैसा लेके जनता की सेवा के लिए जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लोग ठीक ढंग से काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये देश का कायाकल्प हो जाता है। अब मोदी जी ने ये कहा कि लोग व्यक्ति स्वस्थ हो जाएं, ये फिट इंडिया है। अगर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए तो स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, कचहरी में न्याय का नहीं मिल रहा है, नौकरी में जो काम कर रहे हैं वो लोग अपना उन लोगों से कोई जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। तो स्वस्थ होने से क्या, बहुत सारे देश में पहलवान है, बहुत सारे खिलाड़ी बहुत स्वस्थ है, क्या देश स्वस्थ हो गया या देश ठीक हो गया? तो वो आपने एक फिट इंडिया तो उसको पकड़ तो लिया सब, लेकिन उसके महत्व को आपने नहीं समझा कि वो कितना व्यापक
फिट इंडिया का एक दृष्टिकोण है। उसी तरह कुछ साल पहले मैं बताऊं आपको, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाओ का अभियान चलाया भारत परिषद ने, पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, वहाँ तक भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया। उत्तर प्रदेश में जिले जिले में करीब करीब जितने भी साथी यहाँ बैठे होंगे, खासकर यहाँ बैठे होंगे, तो वो जानते हैं कि जब हम लोग भारत परिषद का कार्यक्रम हर जिले जिले में दौड़ा किए, 3 चरणों में दौड़ा किए, प्रत्येक जिले का, प्रदेश का कोई जिला नहीं था जहाँ के हम लोग नहीं गए हों, वहाँ गए। हमने कहा उत्तर प्रदेश का मतलब ये है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, इस प्रदेश में शिक्षा के एक समान व्यवस्था हो जाए, इस देश में अस्पतालों में लोगों को दवाइयाँ मिलने लगे ठीक ढंग से, लोग अच्छे ढंग से उपचार होने लगे, सचिवालय में लोगों की बात सुनने लगे, कार्यालयों में लोगों की इज्जत से लोगों को काम होने लगे, हर जगह लोगों को जनता की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो, ऐसा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बनाने की ये संकल्प लिया था और इसी बात को समझाया। लेकिन उस उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह ने भी चलाया, अच्छा लगा उनको सब, ये तो मैंने कहा रहा हूँ बार बार कि सब पकड़ लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा सब लगा। अपने मुख्यमंत्री में उत्तर प्रदेश उन्होंने चलाया, फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी ये उत्तर प्रदेश बनाना अपना कार्यक्रम ले लिया और उत्तर प्रदेश बनाने लगे। बन गया क्या उत्तर प्रदेश? इतना साल हो गया, मुलायम सिंह गए, कल्याण सिंह गए, सालों साल बीत गए, 20-25 साल बीत गए, या क्या उत्तर प्रदेश बना? शब्दों के पीछे ये लोग बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम लोगों की भावना को नहीं पड़ी। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों ने 92 में जब भारत परिषद का गठन किया था तो उसी में लिखा था कि सूचना हो तो बताना भी हो। अब सूचना हो बताना ये शब्द हम लोगों ने दिया, तो भारत सरकार ने सूचना हो बताना हो सब तो नहीं लिया, तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन लिया और 2005 में कानून लगाया। ठीक है, 2001 में उन्होंने एक भावना हमारी पकड़ा भारत सरकार की, और भारत सरकार की जो भी सरकार थी उसने सूचना हो तो बताना के आधार पर हम लोगों ने बहुत सारे और भी कार्य। आप सोचिए, कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था 92 में कि सूचना बताने जैसे भी कोई विचारधारा इस देश में आ सकती है। 92 कितना साल हो गया, लेकिन हम लोगों ने दिया। बाद 2005 में सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून आया, लेकिन अब देखिए उस कानून का भी जो हम लोगों की अवधारणा थी कि सूचना बताने में हृदय से आप लोगों को सूचना दीजिए, लेकिन अब वो सूचना की जो व्यवस्था इन्होंने जो बनाई उसमें क्या हुआ कि उसमें वो जितने सूचना कमिश्नर बन गए, सूचना इंफॉर्मेशन चीफ कमिश्नर बन गए, बड़े बड़े वहदे पर लोग बैठ गए और वो ही समझने लगे कि वो बड़ा भारी कोई अधिकारी बन गए हैं, बड़ा पावर वाले अधिकारी बन गए हैं और वो सूचना देने में इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको एक लगता है कि अफसरी करने में और अपना धाक जमाने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। कुछ मुझे तो लगा कि कुछ तो ऐसे भी सूचना अधिकारी हुए कि वो जिलों में जाके और अफसरों के जैसे व्यवहार अपने अंदर बुला के उनसे अपना तमाम सुविधाएं लेते हैं। तो ये देखिए, इस सूचना का इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ये दायित्व है। इंफॉर्मेशन कमीशन को ये चाहिए था कि जैसे तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक तरह से हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरी झाड़ने लगे। तो यही सब, तो ये उसका भी जो सूचना हो तो बताना हो, भाव में नहीं उतारे, उसकी एक व्यवस्था बना दी और वो व्यवस्था भी जैसे सारी सरकारी व्यवस्थाएं चलती हैं वो भी चलता है कि औपचारिकता निभाना ठीक है, क्योंकि व्यवस्था है तो कुछ न कुछ तो लाभ कुछ मिल ही जाता है, लेकिन जो लाभ इस देश के लोगों को मिलना चाहिए था उसका भी वो लाभ नहीं मिलना। इसके बाद देखिए, आपको याद होगा भारत परिषद के तमाम सम्मेलनों में मैंने कहा कि देश को व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है और हम लोगों ने योजना भी दे रखी है कि व्यावसायिक शिक्षा इस देश की क्या है, क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ नौजवानों की बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक हम व्यवसाय के सभी को अंदर, हर नौजवान के अंदर कोई न कोई हुनर नहीं पैदा कर देंगे, कोई न कोई गुण नहीं पैदा कर देंगे, तब तक हम नौजवानों को देश के मुख्यधारा में नहीं ला सकते। वो पूरी जिंदगी, पूरी जवानी तो वो रोजगार में बिता देते हैं और कब बेचारे वो जिंदगी तो क्या देश के निर्माण में कितना सहयोग करेंगे, रोजगार के लिए वो ही परेशान रहते हैं और सरकारी नौकरी इतनी मिल नहीं सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इन सारे नौजवानों को इस तरह से स्किल किया जाए, सबको कोई न कोई हुनर सिखा दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार करें और फिर जो नौकरी करने मिल जाएगी तो नौकरी करेगी। इसके लिए हम लोगों ने बार बार मैं एक पूरा बताता रहा आपको कि हम लोग कहते हैं हाई स्कूल तक तो जैसी पढ़ाई आप कर रहे हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई हो वो पूरी तरह से आप ये जो है व्यावसायिक शिक्षा कर दीजिए,
और उसके बाद जब इंटर पास करने के बाद 4 साल का वो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, शिक्षक बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, फिर 4 साल की पढ़ाई की। अब इस भावना को हमारे स्किल वाले को भी आपने व्यावसायिक शिक्षा को समझा, तो सरकार ने समझा, लेकिन फिर नहीं भावना पकड़ पाए। अब देखिए उन्होंने लागू किया कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, और वो व्यवसायिक वो कहीं किसी को कोई स्किल नहीं मिल पाया, ना उससे किसी को रोजगार मिला। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है कुछ दिन पहले शायद में, उसमें इन्होंने उस व्यावसायिक शिक्षा को फिर उस नारे को पकड़ा। हम लोग का नारा नहीं था, हम लोग का योजना था, लेकिन उन्होंने नारा बना के पकड़ा। उन्होंने कहा अब व्यावसायिक शिक्षा देंगे। अब वो व्यावसायिक शिक्षा उनकी क्या है कि दर्जा 6वीं से आपको हर बच्चे को व्यवसाय शिक्षा लेनी पड़ेगी, और वो कुछ दिन जाके दुकानों सीखेगा, कुछ दिन फैक्ट्रियों में सीखेगा। अभी बताइए दर्जा 6 का लड़का जो कि 10-12 साल का लड़का होता है, कौन सा शिक्षा वो ट्रेनिंग लेगा? उसको आप उसका समय भी बर्बाद कर रहे हैं, और लोगों को अनावश्यक रूप से उनके परिवार वालों को भी परेशान करेंगे कि पता नहीं बच्चा किस दुकान पर जाया, क्या गलती किया, कैसे काम किया, किस फैक्ट्री में काम कर रहा है, और कुछ सीख भी नहीं पाएगा। तो ये फिर उसकी आत्मा नहीं पड़े। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो हम लोग बात कह रहे हैं, कम से भाई ठीक है, राजनीतिक पार्टियों का जो सरकारें होती हैं वो चाहती हैं कि मैं अपना मुद्दा बनाऊं और उसको लागू करूं, चाहे देश के लोग कुछ भी कहें, हम उनसे कोई मतलब नहीं, अच्छी सच्ची बात नहीं, उनसे मेरा मतलब नहीं, मेरा जो मुद्दा हो उसको मैं लागू करूं, अपने ढंग से लागू करूं। तो भाई देश है, देश के हम लोग तो भारत परिषद से कोई राजनीति तो कर नहीं रहे। भारत परिषद से जो बात हम कहते हैं वो सब देश के कल्याण के लिए करते हैं, देश के हित में करते हैं। हम इसको कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं। आप मत हमको कोई क्रेडिट मत दीजिए, हमारे भारत परिषद वालों को कोई आप इनका नाम तक नहीं, हम कह रहे हैं उसके गंभीरता को समझ के, जो उसके व्यवहारिकता को समझ के, और समझ लीजिए कि किस तरह से वो परिणाम दे सकता है, उसको समझ के इसको लागू करिए। लेकिन ये जो है उसको भी हमारे समझ से उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं, और बस एक जुमला टाइप का उसको पकड़ के, और सारी सरकारों ने उसे जुमले के रूप में इस्तेमाल कर दिया, और लोगों तक इसलिए उसका फायदा नहीं हो रहा। अब यही हाल गाँव का स्थिति है। कोरोना संकट में आपने देखा गांव के महत्व को अब तो कम से कम कोई इंकार नहीं कर सकता। सारे लोगों ने समझ लिया कि गांव ही देश को बचा सकते हैं, गांव से ही देश का यह भविष्य बन सकता है। ये भी मैं जान रहा हूँ, आज नहीं कल गांव की सरकार भी इसको इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में मुश्किलें बढ़ रही हैं, 6 महीने से हो गए, करीब 4 महीने तो हो ही गए, आने वाले भी समय में देखिए, इस समय रोज 53,000 लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, करीब 40,000 लोग मर चुके हैं। बढ़ता ही जा रहा संकट। ये संकट कोई गांव में थोड़ी फैला है ज़्यादा, ये संकट शहर में आया, शहर में फैलता जा रहा है, और शहर से ही गया गांव में गया। तो ये जो शहर की जो व्यवस्था है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये संकट, ये शहर आने वाले समय में अगर गाँव पर आप ध्यान नहीं देंगे तो शहर का संकट जो है गाँव वालों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये गांव के सरकार का समय आ गया है। अब हम गांव की सरकार देंगे, लेकिन वही उसको कुछ न कुछ ऊपर थोड़ी बहुत समझ के और कह देंगे कि मैंने गांव की सरकार पर मैंने देखिए व्यवस्था दे दी, अधिकार दे दिया, पैसा दे दिया, बस यही उनका तरीका होगा। मैं इसलिए आज आपको गाँव की सरकार को स्पष्ट ढंग से समझाना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी बात कहें, लोगों को समझाएं। सरकार को मानना है नहीं मानना है ये अलग बात है। ये हमारा भारत परिषद कोई राजनीतिक फोरम नहीं है, इसमें सिर्फ अपनी बात कहने का, समझाने का ये फोरम है, ये संगठन है। इसीलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा समझाना भी चाहता हूँ। वो ये समझाना चाहता हूँ कि जो भारत परिषद का ये गांव की सरकार का जो एजेंडा है वो ये है कि ये कोई हम नई बात नहीं कह रहे, न कोई अपने तरफ से कुछ जोड़ रहे। भारत के संविधान में देखिए, मैं पंचायती राज संगठन जो है भारत ग्राम पंचायत का एक बहुत बड़ा संगठन है, अखिल भारतीय पंचायती राज संगठन, उसका भी मैं 92 से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लगातार उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोगों ने गांव की सरकार को पहले बात जब 2002 में ये राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके हम लोगों को बुलाया था, एक बहुत बड़ा सम्मेलन पंचायतों का हुआ था, और उसमें मैंने भाषण दिया राजनाथ सिंह के सामने कि देखिए आप एक राजनाथ सिंह से उससे मैंने कहा कि उसमें चुनाव आने वाले थे कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अगर आप गांव की सरकार बनाइए तो हम लोग आपकी सरकार बनाएंगे। बात पंचायती राज संगठन की तरफ से मैंने कहा, यानी कि आप इस पर सोचिए, गांव की सरकार बनाइए और आपकी सरकार बन जाएगी।
लेकिन उन्होंने कहा हाँ, बहुत जोश के साथ राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम गांव की सरकार बनवाएंगे। लेकिन अब उस चुनाव के बाद चूँकि वो की सरकार नहीं आई, इसलिए गांव की सरकार का मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन 2002 से ये बात हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन 2002 से हमने एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ के लाखों लोग प्रधान जुटे हुए थे, मुख्यमंत्री का पूरा कैबिनेट जुटा हुआ था, वहाँ हमने बात उठाई कि गांव की सरकार बने। तब से हम लगातार कर रहे हैं गांव की सरकार। हम इसलिए कर रहे हैं कि जो 73वां संशोधन आया 1992-93 में, वो उसमें भी हम लोगों ने एक ग्राम पंचायत संगठन ने बहुत आवाज़ उठाई थी राजीव गांधी के सामने, और भी जितना सरकार थे उसके 77-78 वो 87-88 से बातें उठाती चले आ रही थी। 92 में जब आया 93 में, तो इसमें उस संविधान के उस संशोधन लागू कराने में पंचायती राज का बहुत बड़ा योगदान है, पंचायती राज संगठन का लागू हुआ। अब उस संविधान में ये जब व्यवस्था लागू हो गई 243 एक अलग से जोड़ा गया। पहले भी ग्राम पंचायत थी, लेकिन पहले ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार चलते थे। उसको कोई संविधान में कोई अधिकार नहीं था कि संविधान में व्यवस्था, जैसे संविधान में है ना केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, वैसे गांव की सरकार की कोई गांव पंचायत का संविधान में व्यवस्था नहीं थी। राज्यों के पास यह अधिकार था कि वो अपने अपने राज्य में कानून बना के और अपने गांव की सरकार, गांव पंचायत का गठन करें। पहली बार जब 1993 में संविधान में इसको संशोधित किया गया संविधान में, और एक अनुच्छेद 243 है, उस अनुच्छेद के अंतर्गत उसकी व्यवस्था बनाई गई। गांव पंचायतें कैसी होंगी, उसका कोई चुनाव कैसे होगा, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, उसमें आरक्षण भी दिया गया महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबको लिए एक बड़ी व्यवस्था थी। संविधान में व्यवस्था आ जाने से ये होता है कि जो संविधान में जो चीज़ आ गई उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए वो संविधान में जब व्यवस्था आ गई तो अब 5 साल में आपको चुनाव कराना है, जिनको आरक्षण देना है, अनुसूचित जातियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, उस आरक्षण को आप नहीं खत्म कर सकते, देने का है। तो और उसको लिए बजट की व्यवस्था हो गई, गांव पंचायत में कितना गांव पंचायत में बजट मिलेगा, ये सब सरकार के ऊपर दायित्व हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी। तो जब संविधान में इतनी बड़ी चीज़ आ गई तो अब सारे राज्यों को मानो। अब संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि क्योंकि ये बहुत विस्तार से एक ऐसी व्यवस्था को चलाना है, हम तो मुख्य रूप दे दिए, जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, संविधान में दे दिया गया कि एक मुख्यमंत्री होगा, राज्य में मंत्रिमंडल होगा और ये उसकी व्यवस्था होगी। बाकी कैसे मुख्यमंत्री कानून बनाएंगे, क्या क्या कानून बनाएंगे, ये छोड़ दिया जाता है राज्यों पर। संविधान में इतनी बड़ा सारी बातें लिखी नहीं जाएंगी। केंद्र सरकार में हो गया कि एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, ये लोग केंद्र की सरकार चलाएंगे और वो व्यवस्था दे दी जाती है, बाकी इन लोगों को बनाना। उसी तरह से संविधान ने ये व्यवस्था दे दी कि गांव पंचायत में पंचायत का वो प्रधान होगा, उसके हर वार्डों का एक मेंबर होगा, उनका एक मेंबर और पंचायत का एक मंत्रिमंडल बनेगा, फिर वहाँ गांव सभा होगी और उसका एक बजट होगा। ये उन्होंने संविधान लिख दिया। बाकी जो है वो कानून बनाने का अधिकार उन्होंने राज्यों को दे दिया कि जो संविधान में मैंने व्यवस्था दी है इसके अनुसार राज्यों में ये राज्य सरकार एक अलग से कानून बनाए। तो अलग से क्या कानून, उनको जब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उनके पास पहले से था। अब उस अधिनियम में उन्होंने संशोधन, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था 1947, उसमें उन्होंने संविधान के ये जो प्राविधान जो लागू किए गए उसको उन्होंने संशोधन करके उसमें भी लागू कर दिया। अब वो संशोधन जब लागू हो गया तो उसमें लेकिन हुआ क्या, अभी राज्य सरकारों ने देखी, राज्य सरकारों ने संविधान में जो अधिकार पंचायतों को दिए गए थे वो सारे अधिकार तो उनको दे दिए, कहा ठीक हम आपको दे देंगे। लेकिन किया क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 में ये संशोधन कर दिया कि ये जो पंचायतों को जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं गांव पंचायतों को, वो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगा। अब आप बताइए, संविधान ने तो ये कहा कि मैंने जो भी गांव पंचायतों को अधिकार दिया है उन अधिकारों को आप देते हुए एक अपने प्रदेश में कानून बना के वो सारे अधिकार दे दीजिए। अब अधिकार क्या दिया ये भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे केंद्र सरकार को संविधान ने 97 विभाग दिया है कि 97 विभागों का कार्य आप चलाएंगे, केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार को उन्होंने दिया है कि राज्य सरकार
ये 67 विभाग राज्य सरकार को दिया कि आप इनके विभाग, इनका व्यवस्था आप करेंगे। उसी तरह से ग्राम पंचायतों को संविधान ने 29 विभाग दे दिए। अब देखिए कितना साफ कर दिया संविधान ने, कि संविधान ने कहा कि उनको दिया 97 विभाग, राज्य सरकारों को 67 विभाग और पंचायतों को दिया 29 विभाग। अब अपने अपने 29 विभाग देने का तो यही मतलब था कि जैसे वो 97 विभाग, जैसे केंद्र सरकार हवाई जहाज एविएशन डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, फॉरेन है, तो उसके लिए तो वही तो कानून बनाती है कि उसी तरह राज्य सरकार है, जैसे गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य में गृह है, स्वास्थ्य है, खाद्य आपूर्ति है, इसके लिए कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। तो इनके जो 67 विभाग हैं, इनके कानून तो यही बनाते हैं। उसी तरह से जो 29 विभाग गाँव को मिला हुआ है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? गाँव की सरकार, गाँव के लोग पंचायत बनाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि ना, आपने आपको दे तो दिया अधिकार, लेकिन हमारे आदेश के निर्देश में जो ऐसे जैसे हम कहेंगे वैसे आप काम करें। अब ये गुलामी का, ये इससे बड़ा गुलामी कुछ हो सकती है? मैं आपको एक बहुत बड़ा इसमें उदाहरण दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में आया उत्तर प्रदेश में और भारत में, यानी अंग्रेजों ने कहा भाई कि मैं आपको सब व्यवस्था चलाने का अधिकार दे रहा हूँ। और एक देश में, उत्तर प्रदेश, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1935 में कहा कि मैं आपको सारा भारत को चलाने का अधिकार आपको दे दे रहा हूँ, लेकिन बस एक ही बात होगी, गवर्नर जनरल हमारा होगा और हर प्रदेश में गवर्नर होगा। आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, अपना मंत्रिमंडल बना लीजिए, आपका रहेगा। आप अपना प्राइम मिनिस्टर केंद्र में बना लीजिए और उसका मंत्रिमंडल बना लीजिए, वो रहेगा। लेकिन बल्कि सारा जो आदेश होगा वो गवर्नर जनरल का आदेश वहाँ होगा केंद्र में, और गवर्नर के आदेश राज्यों में रहेगा, उसके अधीन होगा। आप बताइए, अगर यही आज़ादी थी तो क्यों नहीं कि गांधी जी को देश को आज़ाद कराने की आज़ादी होती? अच्छा था भाई, वो ऊपर से गवर्नर रहता है, गवर्नर जनरल रहता, और बाकी सब तो अधिकार दिया। उन्होंने कहा ये कौन सी आज़ादी? अरे मुझे तो आज़ादी पूरी चाहिए, हम अपना कानून बनाएंगे, हम किसी के अधीन रहेंगे क्या? तो ये हमारे जो गांव हैं, इनको राज्यों ने अपने अधीन एक तरह से गुलाम बना रखा है, एक तरह से उनको गुलामी दे रखा है कि नहीं, मैं जो कहूँगा, मैं का मतलब यहाँ के जो सचिव महोदय सचिवालय में बैठते हैं, वो जो कहेंगे वो गाँव को लागू होगा। जो ये डायरेक्टरेट करेगा, निर्देशालय, पंचायती निर्देशालय के अधिकारी, डायरेक्टर साहब कहेंगे, वो गांव पर लागू होगा। 29 विभाग आप लेके बैठे रहिए, और ये जैसे कि 29 विभाग भी, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो कि राज्यों में गांव को नहीं दिया गया। वन का विभाग है, लघु सिंचाई का विभाग है, लघु उद्योग का विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा का विभाग है, ये सड़क का विभाग है, पुलिया का विभाग है, पशुओं का विभाग, पशुपालन का विभाग है। कोई 29 विभाग आप देखिएगा कि उसकी एक सूची है जो कि वो भी संविधान में दे रखी है, कि जो संविधान के अनुसूची 11 अलग से बनाया है कि गांव पंचायतों को ये अधिकार ये दिया गया है। तो उसमें सारे 29 विभाग दिखे गए हैं, वो सारे अधिकार। लेकिन अब वो निर्देश ये लोग देंगे कि ये निर्देश केंद्र सरकार दें। अब जब ये निर्देश देंगे तो यहाँ सचिवालय से निर्देश जारी होगा, और ये निर्देश जाएगा जिले में जाएगा, वहाँ DPO साहब बैठे हुए हैं, BDO साहब बैठे हैं, ADM साहब बैठे हैं। अब ये सारे आदेश इन लोगों से गुजरते हुए जब प्रधान जी के पास जाएंगे, तो प्रधान जी वो आदेश क्या समझेंगे? प्रधान जी तो वो आदेश बनाया नहीं उन्होंने, ऊपर से आदेश आया। वो प्रधान जी भाषा तो समझ नहीं सकते, जो ऊपर का सरकारी आदेश। अरे अपने गाँव में आदेश बनाए होते तो अपनी भाषा में बनाते, अपने लोगों से समझ बूझ के वो कहते कि भाई ये काम करना है, भाषा नो भी समझ में आती, तो जो कार्यक्रम बनाया उन्होंने उस कार्यक्रम को खुद देख के वो समझ आते कि हमको ये करना है। अब ये ऊपर से आदेश आया है और उस आदेश को उनको पालन करना है। अब इस आदेश को पालन करने में क्या होता है कि जो अधिकारी जितने उसमें हैं सबको उस पैसे, मान लीजिए किसी एक उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक हैंड पैप लगवाना है। अब हैंड पैप लगवाने के लिए प्रधान जी के पास कोई अधिकार नहीं है। अब वो हैंड पैप BDO साहब कहेंगे या जिला पंचायत अधिकारी कहेंगे, तो अगर 2000 का पंप लगेगा तो ये लोग उसे 10,000 में लगवाएंगे, 20,000 लगवाएंगे। अब उसमें 18,000 ये लोग लेंगे या 2,000 गाँव पंचायत वाला, तो इनकी कमीशन बाजी होगी। यहाँ से बजट जाएगा, मान लीजिए डायरेक्टरेट से गांव के लिए अगर 10 लाख का बजट है तो बजट का यहाँ से कमीशन बाजी शुरू हो जाएगी। कमीशन कैसे उनको आए उस ऐसा न्यू आदेश ही बनाते हैं कि कैसे कमीशन खोरी का रास्ता उनका निकलता जाएगा, ऑटोमेटिक उनके पास पैसा, कमीशन उसमें पैसा आता है। ये पूरा एक भ्रष्टाचार तंत्र है जो गांव में जो मान लीजिए अगर 1 करोड़ गांव में गया तो उस करोड़ में 1 करोड़ गांव में उसके बंदरमाट कर देना है।
अगर गांव की सरकार बन जाती है तो 1 करोड़ रुपया में गांव का 1 करोड़ रुपया एक ही गांव में तो खर्च होगा। कैसे प्रधान जी खा लेंगे, कैसे गांव का खा लेगा? सारे अधिकारी, पहले तो गांव की सरकार, मैं 2 बातों के नीचे कहता हूँ कि उसमें 3 चीज़ें मिलेगी। एक तो इनकी जो सरकारी गुलामी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। सरकारी गुलामी का मतलब ये हमारे लिए, गांव के लिए कोई निर्देश नहीं देंगे, सरकारी गुलामी। दूसरी आर्थिक गुलामी नियुक्त हो जाएगी, यानी पैसा मेरा, बस ये व्यवस्था ही चलाएगी। मतलब राज्य सरकार के अधिकारी और नेता और मंत्री, ये पैसा गांव का, संविधान ने गांव का पैसा दिया, उसका व्यवस्था ही करेंगे। मतलब इस पर गुलामी हमारी, उसकी भी आर्थिक गुलामी भी एक तरह से गांव को मिले। एक सरकारी गुलामी और एक आर्थिक गुलामी। और तीसरी गुलामी क्या है? निर्णय लेने की गुलामी। आप कुछ निर्णय ले लेंगे, जो बात ये कहेंगे, निर्देश यहाँ से दे देंगे कि आप ऐसा करिए, तो वो एक तरह से एक गुलामी हो गई। तो हमारे गांव आजकल के सरकारी गुलाम है, आर्थिक गुलाम है, निर्णय गुलाम है। और उसके बाद भी गांव के लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि भैया इतना बड़ा हम 70 साल देश हो गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन गांव तो गुलामों के गुलाम है। गांव तो आज भी वही है जैसे गुलामी के टाइम में थी। और अब इन सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी नेताओं, MP MLA के गुलाम बन गए। तो ये तो अब गुलामों के गुलाम वाली स्थिति हो गई ना। बद से बदतर स्थिति गांव में हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया गांव का बजट है एक साल, तो आता ही है करीब लगभग, आप समझ लीजिए कि अगर जितने हमारे यहाँ, हमारे 52,000 गाँव हैं, ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं, आप देखिएगा कम से 2,000-3,000 करोड़ रुपया हर साल, करीब मैं तो ये समझता हूँ 4-5 हज़ार करोड़ रुपया गाँव के पंचायतों को जाता है। अब अगर आप 4-5 हज़ार करोड़ रुपये को आप बांट दीजिए तो एक गाँव में कम से कम 1 करोड़ से कम नहीं आएगा। एक गाँव में 40-50 हज़ार करोड़ रुपया मान लीजिए अगर अभी आता है, मान लीजिए 52 गाँव, तो 52,000 करोड़ रुपया अगर आ गया तो एक गाँव में तो 1,000 करोड़ हो गया ना। इतना आ ही जाता है, सब मिला जुला आ ही जाता है। समझ लीजिए सारी योजनाओं को अगर आप मिला दीजिए तो आ ही जाता है। अगर आप 1 करोड़ रुपये गाँव को देंगे, गाँव अपना क्या कर लेगा? 1,000 रुपये गाँव के स्वर्ग बन जाएगा एक साल में। एक साल में मैं कर रहा हूँ। गाँव अपना पुल बनाएगा, गाँव सफाई करेगा, गाँव अपना सफाई कर्मचारी रखेगा। गाँव मैं यदि हम लोग की योजना है कि अगर आप हमको गाँव को काम करने दीजिए, गाँव की सरकार बना दीजिए, गाँव को पैसा दीजिए, कम से कम 100-150 व्यक्ति उसी गांव में रोजगार पा जाएंगे। और गांव की जो वास्तविकता का गांव एक देखिए, गांव देश का, अपने भारत का गांव जो है, ये दुनिया में शायद ऐसा गांव नहीं हुआ। भारत का गांव अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में एक देश है, अपने आप में एक सभ्यता है, अपने आप में एक संस्कृति है। दुनिया में ऐसे गांव नहीं बने। दुनिया के गांव से इसका मुकाबला मत करिए। क्यों? कि हजारों हजार साल से भारत की जो स्थिति बनी, वो गांव के ही स्वरूप से भारत विकसित हुआ है। शहर से भारत नहीं विकसित हुआ है, गांव से भारत विकसित हुआ। जड़ है भारत। वहाँ एक नैतिकता है, वहाँ लोगों में आपसी स्नेह है, प्यार है, विश्वास है। वो एक अलग ये भारत के लोगों का एक अवधारणा थी जिससे विकसित हुआ है। और उस चीज़ को इस शहर के लोग उसको शहरीकरण करके गांव का ही विनाश नहीं कर रहे, गांव को गुलाम बना रहे हैं और गांव को शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे कितना खतरनाक है कि गांव के शहर बनाएंगे तो गांव तो मिट ही जाएंगे, शहर तो हो नहीं सकते, क्योंकि शहर तो विकास दूसरे ढंग से हुआ है। सारा शहर जो है स्वार्थ पे, व्यापार पे, धंधेबाजी में विकसित हुआ है। गांव का विकास दूसरे ढंग से हुआ है। गांव भाईचारा से, प्रेम से, मेल से, मिलाप से, एकता से, इससे गांव का विकसित हुआ है। दोनों का अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन शहर जब गुलाम रहेंगे तो जो नेता कहेगा, जो अफसर कहेगा, जो सब कहेगा, तो वो तो गुलामी बनाने की कोशिश करेगा। वो क्यों चाहेगा कि आप स्वतंत्र रूप से काम करें? तो ये जो गांव की सरकार का अवधारणा है, हम ये कहते हैं कि इस देश को अगर 1 करोड़ 1 अरब लोगों को तरक्की करना है, इस देश को, भारत का बनाना है, भारत को वास्तविक रूप से इसकी अपने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, हजारों साल तक जो हम गुलामी के दिन देखे हैं, उस पुरानी प्रतिष्ठा को वापस होना है। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि भारत का एक कल्पना है कि हर व्यक्ति उत्पादक हो और हर गांव उत्पादन केंद्र हो। इस तरह का हमें बनाना है गांव को। हर गांव उत्पादन केंद्र हो। हर गांव उत्पादन केंद्र होगा तो आप कल्पना करिए कि हमें किसी के सामने क्यों फंसाना पड़ेगा। लेकिन गांव की सरकार क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, ये भी इसका कारण है। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैंने यहाँ
उत्तर प्रदेश के एक सचिव महोदय थे जो लॉ सेक्रेटरी थे, और जब ये कानून संशोधन संविधान के बाद ये आ रहा था कि संशोधन करिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, तो मैंने पूछा भाई ये बताइए कि आप लोगों ने ऐसा कानून क्यों बनाया कि गांव को जब संविधान में अधिकार दे दिया गया है गांव को, तो आप लोगों ने ऐसा कानून क्यों बनाया कि ये कानून कि सरकार के अधीन, सारे निर्देशों के अधीन गांव के सारे अधिकार का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि पांडे जी, हम लोग तो जो प्रस्ताव भेजे थे सरकार को उसमें यही लिखा था कि सारे गांव के 29 विभाग इनको दे दिए। तो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने 2-4 कैबिनेट जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि अरे भाई न्याय सचिव महोदय, ये क्या कर रहे हैं कि आप हमारी नेतागिरी खत्म कर देंगे क्या? हम लोग को गांव वाले क्या पूछेंगे जब हमारा केंद्र यहाँ से बैठ के हमारे किसी आदेश को उनको पालन करने की बाध्यता ही नहीं रहेगी, तो वो हमको क्यों पूछेंगे? हमारी तो राजनीति आप खत्म कर देंगे। यही बात है जिसको कि मैं बार बार गांव के लोगों से कहना चाहता हूँ, बार बार मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई ये समझो कि किस गुलामी में तुम फंस चुके हो। आप इतनी बड़ी गुलामी में फंस चुके, फिर भी आप लोग समझने के तैयार नहीं। ये नेता, आप जब सब व्यवस्था खुद करेंगे, आप अपना पशुपालन के देखेंगे, अपना जंगल का देखेंगे, अपना सड़क बनाएंगे, अपना बिजली लगवाएंगे, अपनी एजुकेशन शिक्षा देंगे, अपना अस्पताल बनवाएंगे, अपना खेल ग्राउंड बनाएंगे, अपना बच्चों का किसी को वजीफा देना वजीफा देंगे, किसी को मरने पर उसका पैसा नहीं है तो उसको पैसा दे देंगे। कि कोई लड़का आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, उसका पैसा नहीं, उसको आप लोन दे देंगे। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा देंगे। किसी को विदेश भेजना, किसी लड़का इस लायक हो गया हम विदेश भेजेंगे। ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये नेताओं की क्या जरूरत रहेगी मेरे आपके सामने? क्या जरूरत है मुख्यमंत्री का? क्या जरूरत है प्रधानमंत्री का? ये क्या जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का हम लोग टीवी पर और रेडियो पर इनको मुख बाय हम लोग सुनते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमको राशन भेज दे रहे हैं, हम गरीबी में हमको वो फ्री राशन भेज जाते हैं। राशन तो गांव दे रहा है, राशन तो इनको देगा। ये मुंह बाय आपकी तरफ इनको दिखना चाहिए। कितना उल्टा हो रहा है कि आप मुंह बाय हुए इनकी तरफ देखते हैं, सरकार शहर वालों की तरफ, गांव वालों की तरफ, नेताओं की तरफ, मंत्रियों की तरफ जैसे जाते हैं। ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री किसी काम के लिए आपके लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपनी व्यवस्था खुद चलाएं। ये अधिकारी जाते हैं, जैसे आपको लगता है, अधिकारी पुलिस पहुंचता है, जैसे आपको लगता है कि बड़ा भारी होगा। अरे आपकी अपनी पुलिस रहेगी, आपके अपने न्यायालय बना सकते हैं, सारी चीजें व्यवस्था आपके पास है। जो 29 विभाग तो आपके पास नहीं है। उसके बाद जब आपकी ताकत बढ़ेगी तो आप और भी अधिकार मांगेंगे। ग्राम न्यायालय की व्यवस्था है कि नहीं? ग्राम न्यायालय नहीं बन पाया, इसलिए कि आप ग्राम न्यायालय आज तक नहीं किसी दे दे, ग्राम न्यायालय बनेगी। आप हर गांव में, हर घर गांव में अपना 2 सिपाही अपना खुद अपॉइंट करेंगे, पुलिस का पावर मिलेगा उसको। छोटे मोटे जो इंक्रोचमेंट होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो सब वहीं निपट जाएगा। आप अपना 2 गांव 3 गांव मिलकर एक न्यायालय बना लेंगे। ये सब आप कर सकते हैं। सारे अधिकार हैं, सारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इन नेताओं के गुलाम, इन अधिकारियों के गुलाम गांव वाले बने हुए। तो ये मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि आप लोगों ने इसको समझ लीजिए और ये बात लोगों को समझाई जो मैंने बात की। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ, मैं हर बार और विस्तार से एक चीज, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये अधिकार है, ऐसे है, कैसे गांव पंचायत की मीटिंग होती है। जैसे गांव पंचायत मीटिंग, आप बताइए, एक गांव का जो कैबिनेट है ना, दुनिया में किसी भी संविधान में ऐसा कैबिनेट नहीं है। क्या कैबिनेट में समझा? प्रधान, लोग कहते हैं कि ये जब रुपया आ जाएगा तो प्रधान जी खा लेंगे। कैसे खा लेंगे भाई प्रधान जी? प्रधान जी खाएंगे नहीं भाई, कि प्रधान जी मजबूत हो जाएंगे और उसके साथ साथ पूरा गांव मजबूत हो जाएगा। कैसे मजबूत हो, मैं समझा दूँ। जैसे 9 वार्ड के मेंबर होते हैं और उसी तरह कहीं 11 होते हैं, कहीं 15 होते हैं, अधिक से अधिक साथ 15 वार्ड में है गाँव में। अब ये 9 वार्ड, एक प्रधान है और 9 वार्ड के मेंबर है, ये उनका प्रधान जी का कैबिनेट है। प्रधान जी कोई भी निर्णय जो लेंगे वो इन 9 लोगों के कैबिनेट से लेंगे। अपने कोई प्रधान जी का निर्णय ले लो, लेकिन आप बताइए गांव का जो सेक्रेटरी है, जो पंचायत का अधिकारी है या डीएम ब्लॉक का है, उनका वो एजेंट के रूप में काम करता है। एक तरह से मैं तो कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा कि वो इन लोगों का दलाल के रूप में काम करता है। वो एक तरह से दलाली करता है। अब वो सारे सरकारी अधिकारी में बहुत सारे दलाली करते हैं, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को दलाली करते हैं, जान के चलिए, आप मान के चलिए। तो वो उसका दला काम करता है। वो ऐसा करता है कि प्रधान जी को समझाता है कि प्रधान जी गांव के पढ़े लिखे लड़कों से, समझदार लोगों से राय तो लेते नहीं। प्रधान जी को समझा देता है कि ये पैसा आया है, इसमें प्रधान जी आप इतना पा जाएंगे,
इनके इनके वार्ड के मेंबरों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए और हमको दे दीजिए और बीडीओ साहब का पर्चा ये पारित हो जाएगा। यही व्यवस्था चल रही है। जब गांव की सरकार होगी तो ये कैबिनेट बैठेगा, उससे कोई मतलब नहीं, बाहरी से मतलब नहीं, बीडीओ से मतलब नहीं, एडीओ से मतलब नहीं, गांव की बैठक होगी, वहाँ हो जाएगा और वो गाँव सारे लोग कैबिनेट में पास हो जाएगा। उसी जो कैबिनेट में पास होगा वही कार्यक्रम आगे लागू किया जाएगा। सचिव से कोई मतलब नहीं, गांव वाला अपना पंचायत के सचिव, इस तरह का सचिव तो रहेगा नहीं कि जो ऊपर से आता हो। गांव वाले अपने ही सचिव अपॉइंट करेंगे, वो गांव की बात करेगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि एक पैसे का हेरा फेरी करे। उसी तरह हर 3 महीने में पूरी गांव सभा की बैठक होगी। गांव सभा का मतलब गांव के हर सदस्य उसमें शामिल होंगे। तो जब गांव की सभा जो है वो जो योजना बना देगी कि इन गांव में ये होना है, वही कार्यक्रम ये कैबिनेट के लोग उसको लागू कराएंगे और उसके कर्मचारियों के माध्यम से, उसमें जो हम बता रहे हैं 100-200 लोग कर्मचारी जो नियुक्त करेंगे, वो कर्मचारियों के माध्यम से वो कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो इसमें प्रधान जी को कहाँ से आप समझते हैं कि प्रधान जी पैसा लूट लेंगे? इस व्यवस्था में पैसा, लेकिन जो गांव की सरकार में तो प्रधान जी को शायद एक पैसा भी शायद उसमें कहीं से लूटने का गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फिर वो प्रधान जी कभी उल्टी सीधी बात नहीं कहेंगे, जो बात कहेंगे वो गांव के कल्याण के लिए कहेंगे। उनके मन से हमेशा रहेगा भाई गांव कल्याण करो, हमें तो पैसा लूट नहीं पाएंगे। और लूट कैसे पाएंगे? जो हिसाब किताब रहेगा गांव में रहेगा, कंप्यूटर पर रहेगा। जैसे आज जब हम आज से बात कर रहे हैं तो यही इस तरह की बातें वो सारों सब जगह वहाँ भी गांव में व्यवस्था बनी रहेगी। गांव में जहाँ भी आप कंप्यूटर पर हर चीज रोज का डिटेल आ जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं गांव में जब रहेंगी तो प्रधान जी कभी नहीं एक पैसा उसके से ले पाएंगे। लेकिन प्रधान जी की इज्जत बढ़ेगी। प्रधानों की इज्जत ये होगी कि किसी नेता के, किसी अफसर के, कि जो दरोगा बुलाता है ना कि प्रधान जी 2 गवाह गाँव में भेज दो, हमको अपराध किस मामला पकड़ा गया है, उसमें 2 गवाह दे दो, तो प्रधान जी हाथ जोड़े जाके दरोगा के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रधान जी बीडीओ के सामने खड़े होते हैं, डीएम के सामने खड़े होते हैं, और पंचायत सेक्रेटरी के पास कहते हैं, मतलब और चपरासी भी उनको कोई अहमियत नहीं देता। जिस दिन गांव सरकार बनेगी ये सब डीएम, एसपी, दरोगा, बीडीओ और नेता एमएलए, एमपी प्रधान जी के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे और प्रधान जी को नमस्कार करेंगे और गांव वालों को नमस्कार करेंगे। लेकिन अब चूंकि गांव के लोगों को समझा दिए ये सब नेता और दिल्ली और साहब कि तुम लोगों को ये करा देंगे वो करा देंगे, गांव वाले पीछे समझ नहीं पाते। इसलिए तो हम लोगों के भारत परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि देश के ये बहुत बड़ा सेवा करेंगे। आप बहुत बड़ा सेवा करेंगे अगर गांव को इनके गुलामी से, सरकारों की गुलामी से, नेताओं की गुलामी से, अधिकारियों की गुलामी से मुक्त करा देंगे। और अधिकारियों की गुलामी से, नेताओं की गुलामी से मुक्त कराने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि किसी तरह से हम लोग गांव की सरकार का स्थापना करें। अब कोई भी चीज़ तो एक दिन में हो नहीं जाती। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात इस माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ में बेचू यादव ने अपने अकेले इस मुहिम को चलाना शुरू कर दिया। अब बेचू यादव अपने यहाँ गांव की सरकार पे लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप बेचू यादव आजमगढ़ का अगर कर सकते हैं तो हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। होता बेचू यादव से ज़्यादा बेहतर आप अच्छे ढंग से लोग समझा सकते हैं इन सारी चीज़ों में ये। लेकिन चूंकि आप समझते हैं कि ये गाँव के लोग सुन नहीं रहे। बेचू यादव जब लगातार बेचू यादव ने उनका देख चुका हूँ जिसमें उन्होंने अपने गांव के लोगों को समझाते हुए ऐसा बताया। तो हम अब एक अगर बेचू यादव हो सकते हैं तो हजारों उस तरह के लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है, बेचू यादव ने बहुत समझाया होगा, 100 लोगों ने या 50 लोगों ने या 20 लोगों ने या 10 लोगों ने समझा होगा। 10 तो समझे। अगर 10 समझ सकते हैं तो आप अगर हजारों लोग हमारे भारत परिषद के कार्यकर्ता अगर 10-10 को समझाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। और आप थोड़ा सा कोशिश करिए, 10-20 लोगों को तैयार करिए, उसके बाद जब सबको आप समझा लेंगे तो हम पूरे प्रदेश का, देश स्तर पर इस बात को उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ 10-10, 20-20 लोगों को समझा के नहीं करेंगे तो हम अकेले आपसे, हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मैं अकेले ऐसा क्या कर दूंगा जैसे कि लाखों लोग हमारी बात सुन के और लखनऊ में या दिल्ली में इकट्ठे हो जाएं और ऐसा हम कर दिखाएंगे। अब आने वाले समय में देश में जो सबसे बड़ी, मैं जो क्रांति नहीं कहूँगा, जो सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है तो वो है गांव की सरकार का गठन। अगर गांव की सरकार का गठन हो जाएगा
तभी ये भारत का समझ लीजिए कि हम जो हमारा सपना है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे उसका हम कल्याण कैसे कर सकें, आखिरी व्यक्ति के जीवन का सुधार कैसे कर सकें, आखिरी व्यक्ति को हम तरक्की कैसे दिला सकें, आखिरी व्यक्ति को कैसे हम उठा सकें कि ताकि जहाँ जिस हालत में वो पैदा हुआ उससे बेहतर हालत में अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर पाए, तभी हम कर पाएँ। कोई दुनिया भारत को कोई मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, चाहे सारे आपके मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकता हूँ कि कोई भी ऐसा फार्मूला हमको बता दें जिससे कि पूरे देश के सारे लोगों को आप विकास कर पाएंगे, सारे लोगों को एक साथ आप उठा पाएंगे। कोई फार्मूला बता दें, मुझे तो समझ नहीं आया। अगर प्रधानमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास ऐसा फार्मूला हो तो बताएं। अगर आखिर में लोगों ने एक बात समझ के ही तो संविधान में गांव की सरकार की पंचायतों का जो व्यवस्था दिया है, जो एक वास्तव में गांव की सरकार है, तो उस व्यवस्था को लोग दिया, संविधान में शामिल किया। तो ये जो 93 में हुआ था, इतने सालों का अनुभव के बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया। अब उस फार्मूले को भी आप तहस नहस करने में लग गए। आप छोटे छोटे मुद्दों पे लेके उधर ध्यान न जाए, इसलिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो देखिए, भारत परिषद न किसी जात के पक्षपात है करता पक्ष लेता है, न किसी धर्म के साथ है और न किसी राजनीति के साथ है। भारत परिषद जो भी देश को फिट करने में, देश को ठीक करने में, देश के एक एक व्यक्ति को विकास करने में जो बात होगा वो कहेगा, हम उसी वही बात कहते हैं। हम जब भारत परिषद के बारे में नज़र से सोचते हैं तो हमारे जहन में कभी कोई जाति या कोई धर्म नहीं आता है। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित सब एक है और एक यही है। तभी फिट इंडिया का क्या मतलब, हमने जो नारा दिया था, हम लोगों ने जो फिट इंडिया का नारा दिया था उसमें एक एक व्यक्ति को विकास का नारा दिया। तो इस तरह आप लोग इस बात को ये समझिए। और मैं एक बात बताऊं कि गांव के सरकार पर मुझे इसी कोरोना में एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ देखने को मिली कि गांव में जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें महामारी से निपटने के लिए पहले से कानून बना हुआ है। अब ये देखिए, पहले से कैसे हम महामारी से निपट जाएं, ये व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम में दिया हुआ है। ठीक है, अब वो पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था दी थी, तो अगर गांव की सरकार रहती तो गांव के लोग जो ये कोरोना संकट की महामारी आती उसके हिसाब से अपना कर लेते। कहीं एक गांव में कोई एक कोरोना के संकट से परेशान नहीं होता, उनको कोई परेशानी। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि कोरोना के इस संकट में इन्होंने गांव पंचायतों को अधिकार दिया, जानते का 24 तारीख को लॉकडाउन घोषित हो गया। इन्होंने 4 अप्रैल को उसी कानून में, जो पंचायती राज अधिनियम का जो कानून है, उसी कानून में एक इन्होंने आदेश जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि गांव पंचायतें ये कोरोना संकट के लिए दूर करें। कितना बड़ा हास्यास्पद है। जो अधिकार गांव को पहले से मिल चुका है, जिसकी व्यवस्था है, उसके लिए हमारे ये केंद्र राज्य सरकार के सचिवालय से आदेश जारी होता है कि गांव वाले आप इस तरह से इसका पालन करिए। अब बताइए, ये इससे जरा ये जो गुलामी का मैंने बताया ना कि किस तरह से गुलाम बना रखा है गांव वालों को, कि जो अधिकार उनको कानून में मिला है उसके लिए आदेश यहाँ से जारी करना। तो ये सारी बातें, इसको आप समझिए। और ये ठीक है, अब ये मैं बात नहीं करता, जो बातें मैंने कितनी कही है, कितना आपने समझा है। ये इस समय चूँकि हम सामने रहते तो आपके बड़े से बहुत सारे सवाल होते, बहुत सारे सवाल आप हमसे पूछते और उन सवालों का मैं जवाब देता। लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम आगे करेंगे और उसमें सारे आप सवाल आपके जब भी हो वो सवाल का जवाब हम आपस में देते रहें। अब ये एक बात और बताऊँ आपको कि मैंने आज ये तय किया है कि अब हर 15 दिन बाद, मतलब आज जो है कल इतवार है, हर एक इतवार छोड़ के अगले इतवार को, मतलब 15वें दिन 11 बजे इसी तरह आपको गांव की सरकार पर अपना विचारधारा और विस्तार से दें, ताकि आप लोग उतना समझ के और उसको आप लोग और आगे बढ़ाएं। जो ये 15 दिन का गैप है, जो आप जैसे आपने समझा, इसको आप अपने लोगों के अंदर भेजिए। आप वीडियो बनाइए, लोगों को गांव में जाइए, गांव की सरकार के लिए व्यवस्था करिए, वो बातचीत करिए, लोगों को समझाइए और वीडियो बनाइए। वो सारे वीडियो आप जब लोड करते रहेंगे तो ये गांव का अभियान हम चला सकते हैं।
कम से कम जब तक ये कोरोना का संकट, देखिए कोरोना का संकट अभी जाने वाला नहीं है। ये कम से कम जब तक टीका नहीं बन जाएगा या जब तक 70% लोग संक्रमित नहीं हो जाएंगे, 70% लोग, आप समझ लीजिए जब तक 1 अरब लोग संक्रमित नहीं हो जाएंगे तब तक ये कोरोना संकट ये खत्म नहीं होगा। या कोई टीका बन जाए, तो टीका अभी बनने की उम्मीद है नहीं, मैं नहीं समझता कि दिसंबर तक कोई टीका बन जाए। तो किसी भी तरह से दिसंबर तक ये कोरोना जाने वाला है। और एक बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मैं इस कोरोना संकट में मैंने सोचा कि कोरोना ने सबको परेशान किया, तो मैंने क्यों नहीं कोरोना का इस्तेमाल करूं। और इस कोरोना को इस्तेमाल करते हुए मैंने कैसे इस्तेमाल किया कि मैंने एक किताब लिख दी, कोरोना डायरी। और कोरोना डायरी में उस 68 दिनों का जो लॉकडाउन में जो हुआ है, 68 दिन के जो लॉकडाउन, एक एक दिन का किस तरह से देश की जनता उस लॉकडाउन में किस तरह से परेशान हुई, और किस तरह से जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो उस समय 556 लोग संक्रमित थे। और आज हम जब ये बात कर रहे हैं 4 महीने बाद, तो आज इस देश में करीब करीब 20 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं। आप बताइए, और तभी ये संक्रमण 20 लाख तक पहुंच गया है। 500 में तो लॉकडाउन हुआ और अनलॉक हो चुका है, और 20 लाख में हमको घूम रहे हैं। तो ये संकट तो बढ़ता ही जाएगा, अभी संकट बढ़ेगा। इसी का मैंने देखा कि उस समय मैंने कह दिया था कि भाई इस लॉकडाउन करने से जब फायदा क्या, जब ये संक्रमण बढ़ता ही गया, और आज देखिए हुआ ही। आप किताब में जब मैं लिखा तब भी मैंने लिखा था कि आशा करता हूँ 16, 17, 18 लाख तक जाएगा, और देखिए अभी तक आज जब मैं बात कर रहा हूँ 20 लाख तक पहुंच भी गया। तो लॉकडाउन से तो कोई फायदा हुआ नहीं। ये सारी बातें, लॉकडाउन से कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी, कैसी मुश्किलें उठानी पड़ी, मजदूरों को कैसे उठानी पड़ी, कैसे लोगों को रोजगार चले गए, कि सारी बातें उस कोरोना डायरी में इसलिए लिख दिया है कि आने वाले समय में ये बात ध्यान रहे लोगों को कि जब सरकारें जो हैं किस तरह से निर्णय लेने में जल्दीबाजी करती हैं, किस तरह से निर्णय लेने में गहराई तक पहुँचती नहीं है, और किस तरह से आगे का भविष्य को देखती नहीं है। ये जो बातें लिखी, इससे जनता को कितना परेशानी होती है, इस चीज़ों को भी समझने की जरूरत है। ये बात मैंने बड़ा उसका खुलासा किया है कि किस तरह से जनता की मुश्किलें इस लॉकडाउन में लोगों को परेशान उठानी पड़ी, और अभी ख़त्म नहीं हुए। किस तरह से मुश्किलें हो रही हैं, चाहे अवताल की मुसीबत हो, कहीं बीमारी की मुसीबत हो, रोजगार की, मतलब बहुत मुसीबतों किताब में बहुत विस्तार से लिखा गया। मैंने इसलिए कहा कि मैंने कोरोना का मुकाबला किया, कोरोना का इस्तेमाल किया। इसलिए आप भी ये मत सोचिए कि कोरोना है तो हम घर बैठे रहें और कुछ न करें। ये जो मैंने कहा कि गांव के कोरोना के काल में ही, जब तक कोरोना नहीं खत्म हो तब भी अपने ढंग से किस तरह से आप लोग कोरोना के काल में भी कैसे कोरोना का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, कैसे गांव की सरकार का बात लोगों तक पहुंचाएंगे। एक बात और मैं लोगों को, अपने सभी साथियों को, उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि 24 तारीख को जब लॉकडाउन घोषणा हुआ तो मैंने उसी रात को अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, और उसमें कहा कि हम सभी भारत पक्ष के साथियों को ये कहना चाहते हैं कि जो जहाँ है वहीं इस कोरोना संकट लॉकडाउन में मुश्किलें लोगों को बढ़ेगी। तो जो अपने स्तर से जो भी उन लोगों की जो लोग भारत परिषद के पदाधिकारी हैं, सदस्य जो मुसीबत में हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं ये सोचेंगे। कैसे उन लोगों को देखेंगे कि ये उनका दवाई की किसी प्रॉब्लम हो, किसी का आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी ने हमारे कुछ पदाधिकारियों किसी को नौकरी पर रखा हो तो उनको नौकरी से निकालिएगा नहीं, दवा की मदद कर सकते हैं करिएगा। तो बहुत सारे हमारे पदाधिकारियों ने ऐसा किया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। मैं उनको हार्दिक रूप से तहे दिल से उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जब मौका आया तो ऐसा आपने करके दिखाया, लोगों की मदद की। यही भारत परिषद का काम है। हम लोग तो सेवा से शक्ति और शक्ति से सुधार वाले भारत परिषद का ये बहुत बड़ा एक बल है, वो हमारा आलम्बन है। और इसी नारा का ये, चाहे इसी संकल्प के साथ, पहले सेवा से शक्ति और शक्ति सुधार। तो ये सेवा से हम लोगों की सेवा करेंगे, जनता हमारा साथ देगी। और जो सुधार मैंने कहा ना कि गांव सरकार एक बहुत बड़ा सुधार है। और ये चूंकि देश आज़ाद नहीं रहता तो हम क्रांति कहते हैं। अब देश अपना आज़ाद है, संविधान में अधिकार मिला है तो कोई क्रांति नहीं है। हम जब संविधान में मुझे अधिकार मिला है तो उस अधिकार को लागू नहीं हो रहा है, यही तो हमारा कहना है। तो वो लागू नहीं हो रहा तो उसको हम उस सुधार को लागू कराना चाहते हैं। तो ये सेवा से शक्ति और शक्ति से सुधार, तो ये हमारा रास्ता है। तो इसी को अपना के आपने दिखाया मौके पर। जब भी ये मौका संकट का समय है तो हमारा भारत परिषद का उद्देश्य है कि हम उन लोगों को इसी भाव से काम करें कि भाई सेवा करें और जहाँ हो सकता है हम सुधार के लिए काम करें। तो मैं समझता हूँ कि सभी हमारे काफ़ी विस्तार से मैंने समझाया।
तो आप एक निश्चय कर लीजिए कि 2 बातें आज इस मौके पर कहेंगे कि 15 दिन के बाद मैं इसी तरह आपको आधे घंटा 45 मिनट जो भी इतना भी उचित समय होगा, मैं आपको गांव की सरकार के बारे में लाइव पाऊंगा और फेसबुक पर आपको बताऊंगा। जो ये 15 दिन का समय मिले, आप ये गांव की सरकार के बारे में अपने स्तर से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी समझ से, ये मत सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा बताएंगे या प्रदेश अध्यक्ष ऐसा निर्देश देंगे तो उसकी अनुपालन करेंगे। नहीं, आपको मैंने अवधारणा बता दी, आपको समझ बता दी, आपका संकल्प बता दिया कि हमें गांव की सरकार बनवाना है, हमें अपने गांव की सरकार बना के हमें भारत में सुधार लाना है, हमें देश को एक एक गांव व्यक्ति को हमका विकास करना है, हमें एक एक गांव का गांव के रूप में विकास करना, शहर के रूप में नहीं, गांव के रूप में विकास करना है, हमें नौजवानों को गांव में ही अधिक से अधिक रोजगार देना है, हमें इस तरह से हमारे नौजवान गांव 10,000 12,000 की नौकरी जाके बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से सड़कों पर मरते हैं, सड़कों पर सोते हैं, सड़कों पर रहते हैं, झुग्गी झुपड़ी में तकलीफ उठाते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं, और जो दुख पीड़ा से जीते हैं उसको अब खत्म करना है। तो इस तरह से अपने अपने बुद्धि और विवेक से आप लोगों को काम करना है और इस तरह से आपको आगे उसको आगे बढ़ाना है। तो ये 15 दिन का इस्तेमाल हर बार करिए। कोई बात हो तो हम उपलब्ध हैं। कोरोना साहब 4-5 महीना जब सब सामान्य चीज़ें हो जाएंगी तो हम गांव में निकलेंगे और फिर मैंने सभी से कहा 10 गांव 15 गांव के बीच बीच में जाके अगर आप लोग माहौल बनाए रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 10 गांव में लोगों को जागृत किया, तो मैं पहुंच के उन लोगों को एक पुनर्जागृत करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़िए, जो आपको संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके लिए कैसे आप संघर्ष करिए, मैं खुद आके बताऊंगा। तो एक बहुत बड़ा हम देश के में सुधार ला सकते हैं। और इन लोगों से मैंने कहा कि 5 लोगों के गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, अधिकारियों की गुलामी से, नेताओं के गुलामी से, निर्णय लेने की गुलामी से और आर्थिक गुलामी से, और ये जो बुद्धिमानों के जो बुद्धिमान लोग तमाम धार्मिक और जाति गुलामी जो बताते हैं लोग, धर्म और जाति गुलामी से भी मुक्त हो जाएंगे। 5 गुलामी से हमें मुक्त होना है। फिर मैं गिना दे रहा हूँ, पहला गुलामी हमारी क्या है कि अधिकारियों गुलामी, दूसरी गुलामी जी को है नेताओं गुलामी, तीसरी गुलामी हमारी अधिकारियों के बाद नेताओं गुलामी, तीसरी आर्थिक गुलामी, उसके बाद निर्णय लेने की गुलामी। तो ये जो हमारी गुलामी है, इन गुलामियों से हमें गांव को मुक्त करना है और अपना हर गांव अपने ढंग से विकसित हो, स्वतंत्र हो, निर्णय लेने को स्वतंत्र हो। और देखिए, जब हर गांव निर्णय लेगा ना तो हर गांव में अपनी वो होगी, उनमें आपस में शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं कहता हूँ कि अब काफ़ी समय हो गया है, आपने भी खूब ध्यान से सुना। तो सब लोगों को एक बात, सभी अपने भारत वर्ष के पदाधिकारियों की, सभी भारत परिषद के कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने धैर्य से मुझे सुना। और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहीं तो मैं घंटों, मतलब आप याद है कि सभी सम्मेलनों में सुबह से शाम हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, बातचीत करते थे और अपने कितना अच्छा लगता था। उस अनुभव से मैं आज उस अनुभव को नहीं मुझे प्राप्त हो रहा है, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सब लोग से बात करते हैं और उनके साथ आप लोगों के साथ रहता हूँ। लेकिन फिर भी हमें अपने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का बहुत बहुत भरोसा है कि जो मैंने कहा उसको आपने 28 साल कोई कम नहीं होता है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन ठीक है, हमारे जो चीज़ें विचार थे, ठीक है, धीरे धीरे वो लागू लोगों ने किया, ठीक है, जो हम चाहते थे वैसे नहीं लागू, लेकिन वो सारे जो लागू उन्होंने किया उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग उन सारे चीज़ों को, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके साथ गाँव की सरकार को सुधार लाने के लिए, इसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने जितना कार्यक्रम किया उससे सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ये देश को सुधार देगा, ये देश का नया निर्माण कर देगा, देश का ये एक कायाकल्प कर देगा। और देश का कायाकल्प का मतलब, जब गांव हमारे शक्तिशाली हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को नीचा नहीं कर सकता है, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकता है। ये इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ, एक भारत परिषद का एक पुराना नारा है, ये जरूर दीजिए जहाँ बैठे हो, भारत परिषद की ललकार नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। जय भारत परिषद।